नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का टैगोर स्कूल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत और अभिनंदन है। हम कक्षा 12 के चैप्टर 10 पढ़ रहे हैं और उसमें चैप्टर का नाम है सदिश। और ये वैसे मैं इसके 2 लेक्चर पहले पढ़ा दिए हैं, थर्ड लेक्चर अभी स्टार्ट कर रहे हैं। 10.2 एक्सरसाइज है और इसमें सवाल संख्या होगा 12। ठीक है, 11 तक के सवाल हम पढ़ चुके हैं, सवाल संख्या हम पढ़ेंगे 12। अच्छा, 12 तक पढ़ लिए क्या? कोई बात नहीं, 13वां क्वेश्चन है। ठीक है, 12वां कर लिया था लास्ट में, अभी 13वां क्वेश्चन करना है। इसमें आपको दे रखे हैं 2 बिंदु। ठीक है, एक बिंदु है ए, मैं लिख देता हूं, ए बिंदु के निर्देशांक है 1, 2, -3 और दूसरा जो बिंदु है वो है बी, इसके निर्देशांक है -1, 2, -2, 1। इन दोनों को मिलाने से ए बी एक वेक्टर बनेगा और उसके हमें कोसाइन निकालना है। ठीक है, सिंपल बात ये हुई कि आपको दिक् कोजय निकालनी। पहली बात तो ये ए बी वेक्टर निकालना, ए बी वेक्टर निकालना। ठीक है, और फिर आपको कोसाइंस निकालना है, कोसाइंस। ठीक है, ये भी आपको फाइंड आउट करना है। तो ए बी वेक्टर निकालने के लिए एक बार आपको रफ में बताता हूं मैं, आप लोगों को ये पता होना चाहिए। ए बी वेक्टर निकालते हैं तो इसको लिखने का जो त्रिभुज नियम है उससे हम कैसे लिखेंगे, ओ बी वेक्टर और माइनस ओ ए वेक्टर। ये मैंने उस दिन बता दिया था, जो नाम बाद में लिखा होता है वो पहले आता है और जो पहले है वो बाद में आता है। ठीक है, तो ओ बी माइनस ओ ए। अब ये ओ बी और ओ ए क्या चीज है आप लोगों को पता होना चाहिए। मूल बिंदु के सापेक्ष इस बिंदु की स्थिति जो हम देखते हैं उसको बोलते हैं स्थिति सदिश। फर्स्ट लेक्चर में ये मैंने बताया है। जैसे अगर मैं इसको x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट में बनाता हूं, अगर यहां मैंने a पॉइंट लिखा है तो ये a बिंदु, इसी प्रकार कहीं b भी हो, ये b बिंदु। तो o के सापेक्ष इसकी पोजीशन क्या है और o के सापेक्ष b की पोजीशन क्या है, इसको मैं लिखूंगा o a वेक्टर और इसको मैं लिखूंगा o b वेक्टर। ये तो आपको o a o b वेक्टर निकालना पड़ेगा पहले। तो यहां a बिंदु, तो मैं लिखूंगा बिंदु a का स्थिति सदिश, स्थिति सदिश। और वो क्या होगा, तो इनके साथ i j और k के लगाना। तो i k प्लस 2 j k और -3 k k। ठीक है, और इसको मैं अगर लिखना चाहूं तो यहां मैं क्या लिखूंगा, o a वेक्टर लिखूंगा। ठीक है, इसी प्रकार। ठीक है, इसी प्रकार अगर बिंदु b का स्थिति सदिश लिखेंगे तो वो होगा o b वेक्टर। इसके साथ ही आपको i j k लगाना है, माइनस आई के माइनस 2 जे के और प्लस के के। अब हमें ए बी वेक्टर निकालना है, तो ए बी वेक्टर क्या होगा, वो होगा ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर। ओ बी का मान रखो इसमें, तो माइनस आई के माइनस 2 जे के और प्लस के के। ये मैंने लिखा है ओ बी वेक्टर, माइनस तो माइनस लिख दिया, ओ ए वेक्टर है। देखिए यहाँ माइनस है तो फिर जो ओ ए वेक्टर है उसके सारे साइन बदल जाएंगे, चिन्ह बदल जाएंगे। तो ये आई के है तो ये माइनस का आई के हो गया, ये प्लस का 2 है तो ये माइनस का 2 जे के हो गया, और ये माइनस है तो ये प्लस का 3 के के हो गया। क्योंकि ये जो माइनस था इससे आगे वाले सारे चिन्ह बदल गए। अब यहाँ देखेंगे तो देखिए आई के माइनस का है, ये आई के भी माइनस का है, तो माइनस का 2 आई के हो गया। तो मैं यहाँ लिखूंगा माइनस 2 आई के, ये 2 जे के और 2 जे के दोनों माइनस के, तो माइनस के 4 जे के हो गए, और ये के के को और ये 3 के प्लस का है तो प्लस का 4 के हो गया। ये आ गया ए बी वेक्टर। अब ए बी वेक्टर आ गया। देखिए मैंने दोनों तरीके बता रखे हैं लास्ट वीडियो में, लास्ट लेक्चर में, कि दिक् कोजय निकालने के, दिक् कोजय निकालने के मैं दोनों तरीके बता रखे हैं। एक तो ये भी बता रखा है कि cos अल्फा की वैल्यू हम a1 बटा अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर इस प्रकार निकाल सकते हैं। दूसरा तरीका मैंने ये बता रखा है कि जिस वेक्टर के आपको दिक् कोजय निकालनी होती है उसी का आपको ना मापांक सदिश निकालो, a के a b के निकालो। तो a निकालने का जो फॉर्मूला था ये भी मैं आपको बता देता हूं, ये होता है a b वेक्टर और मॉड ऑफ a b वेक्टर अपॉन में आएगा मॉड ऑफ a b वेक्टर। तो सिंपल बात ये हुई कि आपको पहले a b वेक्टर निकालना पड़ेगा। तो इसमें a b वेक्टर का जो मॉडुलस है वो निकालते हैं, मतलब इसका परिमाण निकालते हैं। परिमाण निकालोगे इसका फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ जो x y और z घटक दे रखे हैं ये स्क्वायर करके जोड़ना है। तो -2 का स्क्वायर करेंगे, फिर प्लस -4 का स्क्वायर करेंगे, प्लस 4 का स्क्वायर करेंगे। इसको जब हल करेंगे तो 2 का स्क्वायर कितना आएगा 4, 4 का स्क्वायर 16 और 4 का स्क्वायर 16, 16 गुना 32 और 4 कितना हो गया 36। तो सिंपल बात है यहाँ से कितना आएगा 6। तो इसका जो परिमाण आया है वो कितना आ गया
अच्छा, और अब यहाँ से मैं इकाई सदिश निकालूंगा, ठीक है। इकाई सदिश में जो घटक होते हैं ना वो ये दिक् कोजें होती है, ठीक है। दो तरीका है, ये भी एक सिंपल तरीका है। अगर मैं यहाँ से ए बी केप निकालता हूँ तो ये आएगा ए बी वेक्टर और अपन में आएगा मॉडुलस ऑफ ए बी वेक्टर। ए बी वेक्टर का मान हमारे पास है वो है -2 आई केप -4 जे केप और +4 के केप, और इसके भाग में मैं लिखूंगा 6। अब 6 का भाग अलग अलग कर दो इसमें, तो -2/6 आई केप -4 बटे, सॉरी यहाँ एक बार माइनस लिख दिया ना तो दो बार नहीं लिखना, बटे में 6 जे केप और +4/6 के केप। अब यहाँ ध्यान से देखना, अगर ये आ गया ए बी केप तो यहाँ जो यहाँ देखना ये x घटक होता है, ये y घटक होता है और यहाँ ये z घटक होता है, ये अपने आप में दिक् कोजें होती है, ठीक है। तो ध्यान देना, हमें यहाँ लिखूंगा हम जानते हैं कि x, या मैं लिखूंगा इकाई सदिश के x, y तथा z घटक दिक् कोजें होती है। मैं लिखूंगा दिक् कोजें, और ये दिक् कोजें अगर हम लिखेंगे तो यहाँ से देखो ये है -2/6, यहाँ पर है -4/6 और यहाँ है 4/6। वैसे इनको काट के भी लिख सकते हैं क्योंकि 2 से 6 कटता है, 4 से भी 6 कटता है, 4 से भी 6 कटता है, तो यहाँ आएगा -1/3, यहाँ आएगा -2/3 और आगे आएगा प्लस का 2/3। ये अपने आप कर सकते हो, वीडियो लेंथ फिर ज्यादा हो जाएगी अगर आप लोग कॉपी करोगे साथ में, तो ये अपने आप कर लेना। अगर नहीं आता तो फिर आप एक्स्ट्रा क्लास में कुछ करना वैसे बाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर होगा 14 और उसमें देखिए क्या लिखा हुआ है। लिख रखा है आपको एक सदिश दिया हुआ है, मैं लिख देता हूँ वो ए वेक्टर है, और लिखा हुआ है आई के को प्लस जे के को प्लस के को अक्षों ओ एक्स ओ वाई और ओ जेड के साथ बराबर झुका हुआ है। सिंपल बात ये हुई कि आपको ये बताना है, जैसे 3D में आप लोगों को ये बताना चाहिए, मैंने समझा रखा है। अगर एक वेक्टर है ये ए, यहाँ एक पॉइंट मान लिया मैंने और इसको लिख दिया मैंने ए वेक्टर। अगर मैंने यहाँ x अक्ष लिखा है, यहाँ मैंने y अक्ष लिखा है, अगर ये z अक्ष लिखा है, सॉरी z अक्ष, तो आप लोगों को पता होना चाहिए अल्फा होता है। कौन सा कोण है अल्फा? x अक्ष के साथ किसी भी वेक्टर का जो कोण होता है वो अल्फा है। दूसरा जो y अक्ष के साथ उसको बीटा लिखते हैं, और अगर ये जो z अक्ष के साथ है, ठीक है, वैसे तो इस तरफ बनेगा, ये उल्टा नहीं बनेगा, तो ये कोण हम लिखते हैं गामा। क्या होता है? गामा। तो ये तीनों कोण हमें इक्वल प्रूव करने हैं, ये तीनों कोण हमें बराबर प्रूव करने हैं। ये प्रूव करना है कि ये जो वेक्टर है तीनों एक्सिस के साथ में बराबर कोण पे झुका हुआ है, ठीक है। तो ये बात हुई ना कि यहाँ से हम दिक् कोजें निकालेंगे और तीनों दिक् कोजें क्या आने चाहिए? बराबर। तीनों दिक् कोजें एक जैसी आने चाहिए। इसका मतलब ये होगा तीनों कोण बराबर लाना या तीनों दिक् कोजें बराबर लाना एक ही बात है। तो अभी लास्ट क्वेश्चन में हमने ये पढ़ा है कि दिक् कोजें निकालने के लिए किसी भी वेक्टर का हमें इकाई सदिश निकालना पड़ता है। तो इकाई सदिश निकालने के लिए पहले उसका परिमाण निकालेंगे, तो परिमाण निकाल दो। यहाँ एक है तो एक का स्क्वायर, यहाँ भी एक है तो एक का स्क्वायर, और आगे भी एक है तो एक का स्क्वायर, तो इतना √3। मोड ऑफ ए वेक्टर का वैल्यू आ गया √3। अगर इसके बाद में मैं ए केप निकालता हूँ, मतलब ये हुआ कि ए वेक्टर की अनुदिश इकाई सदिश है, ये मात्रक सदिश है, तो इसका फॉर्मूला होता है मोड ए वेक्टर अपॉन मोड ऑफ ए वेक्टर। अब इसमें वैल्यू रखते हैं, तो ए वेक्टर का मान हमारे पास है आई के को प्लस जे के को और प्लस के और भाग में मैं लिखूंगा ए वेक्टर। तो मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर कितना है? √3 है। अब इसका अलग अलग भाग कर दो, तो ये आएगा 1/√3 और यहाँ क्या लिखेंगे? आई के, ठीक है, प्लस 1/√3 और क्या लिखेंगे? जे के, और प्लस 1/√3 और यहाँ लिखेंगे के।
तो मैंने लास्ट क्वेश्चन में आपको बताया है कि इकाई सदिश में जो ये घटक होते हैं x घटक, y घटक और z घटक, ये ही दिक् कोजय होती है। तो अगर मैं डायरेक्ट यहां से लिखूंगा दिक् कोजय, तो यहाँ पर दिक् कोजय बताइए सेम नहीं है क्या? तीनों सेम ही तो आ रही है। दिक् कोजय कितनी है? 1/√3, 1/√3, 1/√3। अगर और डिटेल में लिखना चाहूं मैं तो इसका मतलब ये होगा कि ये cos अल्फा का मान है वो 1/√3 है, cos बीटा का जो मान है वो भी 1/√3 है, और cos गामा का मान भी कितना है? 1/√3 है। अगर ये तीनों बराबर आएंगे तो अब मैं लिख सकता हूं अतः ए वेक्टर तीनों अक्षों के साथ समान कोण से झुका हुआ है, समान कोण से झुका हुआ है। सिंपल है। तो करना क्या आपको? दिक् कोजय निकालनी है इसकी, और वो तीनों के मान क्या आने चाहिए? बराबर। तो अब अगर मान बराबर आ गए तो हम लिख सकते हैं कि ए वेक्टर है ना वो तीनों अक्षस के साथ में समान कोण पे झुका हुआ है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत सिंपल है। और अगर आपको क्वेश्चन नोट करने हो तो वीडियो को पॉज कर देना और फिर आप क्वेश्चन को नोट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। 15 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है, देखिए 15 नंबर क्वेश्चन को करने से पहले आपको थोड़ा सा मैं फ्लैशबैक में लेकर चलता हूं। कक्षा 10 की बात करेंगे हम, और उसमें 2D में हमने ये पढ़ा है। थोड़ा देखना, मैं ये कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं, वो यहां पेपर में यूज होगा। अगर हमारे पास एक पॉइंट है, उसके निर्देशांक मैंने लिखा x1, y1, फिर मैंने एक निर्देशांक दूसरे बिंदु उसके लिखे मैंने x2, y2, और अगर इन दोनों बिंदुओं को मैं मिलाता हूं तो एक लाइन बनती है AB। फिर एक P बिंदु लेते हैं और उस P बिंदु के निर्देशांक ले लिए मैंने x, y। ये P बिंदु AB रेखाखंड को विभाजित कर रहा है, इसका मतलब इनके टुकड़े कर रहा है, बांट रहा है इन दो भागों में। और जिस अनुपात में बांट रहा है उसको मैं लिखूंगा m1:m2 लिखूंगा, ठीक है। वैसे कई बार तो हमारे टीचर्स यहाँ पे m/n लिखते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ से इस x की वैल्यू निकालने का जो फॉर्मूला था वो था m1x2 प्लस m2x1, और बटे में क्या था? m1 प्लस m2, ये था। इसी प्रकार y का भी एक फॉर्मूला था m1y2 प्लस m2y1, और बटे में क्या होता है? m1 प्लस m2। आपके यहाँ फर्क इतना पड़ेगा कि m1 को आपको m लिखना है और m2 को क्या लिखना है? n, बस इतना ही फर्क पड़ेगा। इनमें एक चीज देखने वाली ये होती है कि ये कभी इस तरफ गुणा नहीं होता है। आप देख लो भाई, m1 है, m1 देखिए m1 है, और गुणा किससे हो रहा है? x2 से हो रहा है। गुणा किससे हो रहा है? x2 से गुणा हो रहा है। ये सेम कभी भी नहीं होता है। यहाँ अगर 1 लिखा है तो यहाँ 1 नहीं आएगा, यहाँ 2 आएगा। यहाँ देखो m2 है, तो सिंपल बात ये हुई कि ये कभी खुद से गुणा नहीं होगा, खुद वाले पॉइंट से गुणा नहीं होगा, ये हमेशा क्रॉस मल्टीप्लाई होता है। m1 इस तरफ गुणा होता है और m2 इस तरफ गुणा होता है, चाहे आप x की बात करो चाहे y की। तो इसी प्रकार ये चीज हम वेक्टर में पढ़ेंगे, और वेक्टर में ये हुआ कि दो बिंदु आपको दिए होंगे या फिर आपको दो वेक्टर दिए हुए होंगे, और उन दोनों वेक्टर को मिलाने से एक नया वेक्टर बनेगा, और उस वेक्टर को किसी अनुपात में विभाजित करने वाला नया वेक्टर आपको निकालना है, ठीक है। तो देखिए अभी मैं क्वेश्चन करवाता हूं। क्वेश्चन नंबर हो गया ये 15। आपको एक P पॉइंट दिया हुआ है, P और वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ है, तो मैं लिख लेता हूं ik को प्लस 2 jk को और प्लस माइनस kk को, ठीक है। और Q क्वेश्चन जो दिया हुआ है, Q पॉइंट है माइनस ik को प्लस jk को और प्लस kk को, ठीक है। इन दोनों को मिलाएंगे तो एक बताइए एक लाइन बन रही है, ठीक है, एक वेक्टर बन रहा है, इसको मैं pq वेक्टर बोल सकता हूं, ठीक है। फिर इसमें लिख रखा है कि आपको एक नया r वेक्टर निकालना है, ठीक है, इसमें एक नया r वेक्टर निकालना है। तो मान लीजिए वो r वेक्टर यहाँ है, r पॉइंट यहाँ है, और ये r पॉइंट इसे 2 यहाँ नहीं होगा, फिर है ना, क्यों मैं बता देता हूँ। अनुपात मैंने पहले देखे नहीं थे, अनुपात 2:1 है, तो देखिए 2:1 लिखूंगा मैं, तो 2 लगना चाहिए ना, ये 2 है, बड़ा होना चाहिए, और 1 क्या होना चाहिए? छोटा। तो ये r यहाँ नहीं है, r मैं यहाँ लिख देता हूँ। अब आपको ये r वेक्टर निकालना है। सिंपल बात ये हुई कि आपको 2 पॉइंट दिए हुए हैं, 2 पॉइंट आपको दे रखे हैं, और वो पॉइंट है कौन से? एक तो p है और एक तो q है। इन दोनों को मिलाने से एक वेक्टर बन गया, जिसको मैं बोल सकता हूँ pq वेक्टर। आपको एक नया वेक्टर निकालना है, r वेक्टर। तो ध्यान से देखना, देखिए देखो बिंदु के रूप में लिखा हुआ है, अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखूं, है ना, अगर मैं यहाँ डायग्राम बनाता हूँ, देखिए अगर मैं इसमें पूरा डायग्राम बनाऊं एक्सिस के साथ में, तो इसको आप x मान लेना और x को
y, वैसे इसको मैं पूरा 3D में बनाता हूँ। 3D में अगर बनाएंगे तो इसको मैं z लिखूंगा, इसको हम y लिखते हैं, और इस तरफ जो होता है उसको हम क्या लिखते हैं, x। ठीक है, ये हो गया 0, मतलब ओरिजिन 0 0 0 मूल बिंदु। अगर मैं यहाँ से लाइन बनाता हूँ तो ये होगा फिर आपका OP वेक्टर। ठीक है, ये वाला जो वेक्टर है वो होगा OP वेक्टर। इसी प्रकार एक लाइन आप यहाँ Q तक बनाएंगे तो ये जो बना है वो होगा आपका OQ वेक्टर। ठीक है, अब जो आपको फाइंड आउट करना है ना, निकालना है ना, वो निकालना क्या, वो पोजीशन वेक्टर निकालना है, वो स्थिति सदिश निकालना है, और वो किसके अनुकूल निकालना है आपको, वो R बिंदु। तो इसका लिख रहा हूं मैं, ये निकालना आपको OR वेक्टर। और यहाँ P अगर ये पॉइंट है, ये Q पॉइंट है, तो ये जो वेक्टर बनेगा इस तरफ, ये क्या बनेगा, PQ वेक्टर। ये पूरा मैंने डायग्राम से समझा दिया। आपको OR निकालना है, तो बस वही फॉर्मूला 10th क्लास वाला, चलो मैं नीचे लिख देता हूं, है ना। अगर मैं OR वेक्टर लिखूंगा यहाँ, तो ध्यान से देखना, अगर मैं इसको M मानता हूं और इसको मैंने N माना, ठीक है, तो ये मैंने अभी बोला था कि M कभी भी इस तरफ गुणा नहीं होगा। M अगर इस तरफ है तो वो गुणा होगा दूसरी तरफ, और N अगर दूसरी तरफ है तो वो गुणा होगा इस तरफ। ठीक है, तो ध्यान से देखो, अगर मैं यहाँ लिखता हूँ M, तो M लिख दिया तो वो गुणा किससे होगा, फिर Q वेक्टर से होगा। तो इसको मैं क्या लिखूंगा, OQ वेक्टर, है ना, पूरा लिखना पड़ेगा। Q तो एक पॉइंट है, लेकिन OQ क्या है, एक पूरा पोजीशन वेक्टर है, पूरा स्थिति सदिश है। फिर मैं लिखता हूँ प्लस। ठीक है, अब M लिख दिया तो दूसरा कौन बच गया, N। अब N इस तरफ है तो फिर गुणा किससे होगा, ये OQ, और बटे में क्या आएगा, M प्लस N। इसमें M का मान कितना है, 2 लिख दो, और OQ वेक्टर कितना है, ये देखिए पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है, तो ये कितना यहाँ लिखा हुआ है, ये बस, तो पोजीशन वेक्टर कितना दिया हुआ है, -ik प्लस jk और प्लस kk। ठीक है, और उसके बाद में यहाँ लिखा हुआ है प्लस n, n का मान कितना है, 1, तो मैं 1 लिखूंगा। OP वेक्टर कितना है, ये लिखा हुआ है ik को प्लस 2jk को और -kk, और बटे में क्या लिखूंगा मैं, m और n का मान कितना है, 2 और 1, तो 2 प्लस 1। अब इनको हल करना है सिंपल, तो हल करने के लिए मैं यहाँ देखिए इस चीजों को यूज करता हूँ। 2 को अंदर गुणा करेंगे तो ये आएगा, यहाँ आ क्या है, सॉरी ये O R वेक्टर है। ठीक है, 2 को अंदर गुणा करेंगे तो ये आएगा -2 ik प्लस 2 jk और प्लस 2 kk। एक को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अंदर गुणा करने से, तो आएगा ik को प्लस 2 jk को और -kk, और भाग में आएगा 3। ठीक है, यहाँ देखो 2i और ये i प्लस का है, तो ये कितना बचेगा, -ik। यहाँ 2j और 2j कितना हो गया, प्लस का 4jk, और 2k और ये -k है, इसलिए यहाँ बचेगा kk, और भाग में कितना आ रहा है, 3। तो ये जो नया वेक्टर आ गया आपके पास, नया वेक्टर आ गया OR वेक्टर। अब ये नया वेक्टर है आपके पास, और ये वेक्टर इन दोनों पॉइंट्स को मिलाने से बना जो नया वेक्टर है उसको 2:1 में विभाजित करता है। ठीक है, 50 नंबर क्वेश्चन में 2 है, तो ये फर्स्ट करवा दिया मैंने। सेकंड में शायद ये लिखा हुआ आपको बाह्य विभाजित करना है ना, क्या करना है, बाह्य विभाजन करना है। सेकंड में लिखा हुआ है अगर बाह्य विभाजित करता है तो R बिंदु का आपको स्थिति सदिश ज्ञात करना है। अभी ये देखिए मैंने पोजीशन वेक्टर निकाला है, ये किसके लिए, अंतर विभाजन के लिए। मैं लिख देता हूं ये कौन सा था, अंतर विभाजन। और ये पता भी चल रहा है आपको, देखिए P और Q के बीच में है, इसका मतलब अंतर, मतलब अंदर की ओर है। और अगर R पॉइंट ये अंदर ना होकर कहीं बाहर हुआ, इस तरफ या फिर इस तरफ, तो उसको हम बोलेंगे बाह्य विभाजन। उसमें फर्क कितना पड़ेगा, मैं फॉर्मूला लिख देता हूं बाह्य विभाजन के लिए, करना आपको खुद ही है। बाह्य विभाजन, बाह्य विभाजन के लिए ये सेकंड है आपका। बाह्य विभाजन में फर्क कितना पड़ेगा कि ये जो OR वेक्टर है सेम ही ये फॉर्मूला रहेगा, पर बीच में माइनस आ जाएगा, m into OQ वेक्टर माइनस n into OP वेक्टर, और भाग में आएगा m minus n। तो पूरा प्रोसेस यही रहेगा, बस करना इतना ही है आपको। तो यहाँ माइनस लिखना और यहाँ भी माइनस, बस इतना फर्क रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और क्वेश्चन नंबर होगा ये 16। इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है, 16 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें लिखा हुआ है, 2 बिंदु आपको दिए हुए P और Q को मिलाने वाले सदिश का मध्य बिंदु ज्ञात कीजिए। अब मध्य बिंदु का कॉन्सेप्ट भी वही है जो 10th क्लास में हमने पढ़ा है ना। 2 अगर बिंदु दिए हुए आपको, वैसे तो ये P पॉइंट दिया हुआ है, तो P पॉइंट 2, 3, 4 है। फिर Q पॉइंट दिया हुआ है, तो Q पॉइंट भी मैं लिख देता हूं, Q पॉइंट है 4, 1, -2।
अब इनका मध्य बिंदु वो भी सदिश रूप में निकालना है ना। वैसे अगर 10th क्लास की बात करूं मैं, तब तो आपको पता ही है इसका x और इसका x हम जोड़ते हैं, 2 का भाग करते हैं, करना वैसे ही है, लेकिन इसको पहले वेक्टर रूप में आपको बदलना पड़ेगा। तो मैं पहले लिखूंगा OP वेक्टर। अब यहाँ केवल P बिंदु है, लेकिन OP वेक्टर लिखा है, इसका मतलब ये P बिंदु का स्थिति सदिश है। तो इसको लिखने का तरीका इनके साथ i j के लगा लो, 2i + 3j और +4 k। ये पोजीशन वेक्टर बन गया OP वेक्टर, ठीक है। और इसी प्रकार मैं लिखूंगा OQ वेक्टर, तो वो होगा फिर क्या, उनके साथ भी i j लगा दो, i के को 4 और +j के को और -2 k के। अगर आपको PQ वेक्टर का मध्य बिंदु निकालना है, PQ वेक्टर का मध्य बिंदु, और वो भी सदिश रूप में, मध्य बिंदु सदिश रूप में तो इसका जो फॉर्मूला होगा, अगर मैं मध्य बिंदु को r लिखता हूं, तो फिर r का पोजीशन वेक्टर कितना होगा, r का पोजीशन वेक्टर होगा OR, ठीक है। और इसका फॉर्मूला होगा OP वेक्टर और प्लस OQ वेक्टर और बटन कितना है 2। वही तरीका है, इन दोनों को जोड़कर आपको कितना करना है, आधा करना है। तो अब इनकी वैल्यू रखते हैं, 2i के को +3j के को और +4 k के, और प्लस लिखूंगा मैं OQ में देखिए 4i के है +j के है और -2 k के, -2 k के। इसके भाग में कितना लिखना है, 2। तो अब इनको हल करेंगे तो 2i और 4i कितना हो गया, 6i, 3j है, 1j कितना हो गया, 4j के, और 4k में से 2k घटाएंगे तो प्लस का कितना बचेगा, 2k के, और भाग में कितना है, 2 का भाग करेंगे इसमें तो 3i के + 2j के और +2 का भाग करेंगे तो केवल k बचेगा। ये आ गया OR वेक्टर, ठीक है। मतलब ये हुआ कि इन दोनों पॉइंट्स को मिलाने से जो रेखा बनी उसका मध्य बिंदु सदिश आ गया। सिंपल है, बस इतना वेक्टर फॉर्म में करना है, बाकी तरीका तो वही 10th क्लास वाला। क्वेश्चन नंबर 16 था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा, 17, मतलब 17वां क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट। तो इसमें लिखा हुआ है 3 आपको वेक्टर दिए हुए हैं, दर्शाइए कि A B C जिनके स्थिति सदिश क्रमशः। देखिए बिंदु A है ना, उसका आपको पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है, बिंदु A का पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है, वो दिया हुआ कितना है, उसको लिख रखा है ये वेक्टर, और लिखा हुआ है 3i के को -4j के को और -4 k के। ये एक आपको जो A वेक्टर दिया हुआ है, ये बिंदु A का पोजीशन वेक्टर है, इसका मतलब मैं इसको ये भी लिख सकता हूं OA वेक्टर, ठीक है। इसी प्रकार आपको B का भी पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है, तो उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं B वेक्टर से, और इसमें लिखा हुआ है 2i के -j के और -k के, ठीक है, सॉरी +k के। और इसी प्रकार OC वेक्टर लिखूंगा, इसका मतलब C बिंदु का पोजीशन वेक्टर, और उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं C से, तो उसको भी लिखा हुआ है i के को -3j के को और -5k के। तो आपको 3 स्थिति सदिश दिए हुए हैं, फिर ये प्रूव करना है ये तीनों जो पॉइंट है A B C, ये समकोण त्रिभुज का निर्माण करते हैं। ध्यान आपको ये रखना चाहिए कि समकोण त्रिभुज में एक पाइथागोरस प्रमेय यूज होती है ना। समकोण त्रिभुज में क्या करते हैं, हम आप लोगों को पता होना चाहिए। अगर एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं तो समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा को कर्ण बोलते हैं, एक भुजा को आधार और जो बच गई उसको बोलते हैं लंब, ठीक है। और पाइथागोरस प्रमेय आपको पता होना चाहिए क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर और प्लस लंब स्क्वायर, ये होता है। तो अभी हम 3 दूरियां निकालेंगे। 3 दूरियां कौन से निकालेंगे, ध्यान से देख लें। 3 दूरियां निकालेंगे। अगर मैं त्रिभुज में, अभी तो देखिए हमें ये पता नहीं चलेगा कि कौन सा कर्ण है, तो तब मैं अभी एक बार डायग्राम नहीं बनाऊंगा, वो मैंने समझाने के लिए बनाया। लेकिन 3 दूरियां निकालेंगे, वो 3 दूरियां आपको पता है कौन सी, एक तो होगी AB, भाई त्रिभुज अगर मैं लिख भी दूं ABC, है ना। अभी ये पता नहीं है कि AC कर्ण है या BC कर्ण है, ये कैसे पता चलेगा, दूरी निकाल के पता चलेगा ना, जो बड़ा होगा वो कर्ण होगा। तो 3 दूरियां निकालेंगे, AB BC और AC। इन 3 दूरियों को निकालेंगे, तो मुझे ये बताओ अगर AB दूरी निकालनी है तो पहले आपके पास AB वेक्टर होना चाहिए। दूरी का मतलब है परिमाण। देखिए सिंपल बात यह है, शुरू में पहले लेक्चर में मैंने ये समझाया हुआ है। देखिए अगर सिंपल AB वेक्टर है तो बच्चों इसमें परिमाण भी होता है और साथ में इसमें दिशा होती है। लेकिन अगर मैं इसमें मोड लगा देता हूं तो इसमें केवल और केवल क्या होता है,
परिमाण। इसका मतलब ये सिंपल a से b के बीच की दूरी है, सिंपल। अगर a से b के बीच की दूरी निकालनी है तो आपको पहले इन दोनों को यूज करना पड़ेगा, फिर अगर आपको b से दूरी निकालनी है तो इन दोनों को यूज करना पड़ेगा, और अगर आपको a से दूरी निकालनी है तो इन दोनों को यूज करना पड़ेगा। तो सिंपल बात ये हुई कि पहले आपको ab वेक्टर, ac वेक्टर और bc वेक्टर निकालने होंगे, ठीक है, और उसके बाद हम इन दूरियों को निकालेंगे और फिर देखेंगे कि क्या पाइथागोरस प्रमेय ये अप्लाई हो रही है। अगर होगी तो ये तीनों बिंदु समकोण त्रिभुज के शीर्ष होंगे। तो सबसे पहले अगर मैं निकालूं ab वेक्टर, तो ab वेक्टर का वही तरीका जो बाद में लिखा है वो पहले आएगा, तो ob वेक्टर, और जो बाद में जो पहले लिखा है वो बाद में है oa वेक्टर। अब ob वेक्टर का मान कितना आपके पास, ob वेक्टर का मान कितना आपके पास है, वो है 2i माइनस j और प्लस k, ये हो। उसके बाद में माइनस लिखूंगा, oa वेक्टर का मान कितना है, तो 3i चिन्ह बदल जाएंगे, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, 4j और प्लस 4k। अब यहां से 2i में से 3i निकालेंगे तो फिर माइनस i बचेगा, माइनस j और प्लस 4j, तो प्लस का 3j बचेगा। ये k और 4k कितना हो गया, 5k। ये हमें मिल गया ab। लेकिन हमें ab से मतलब नहीं है, ab आपको दूरी निकालनी है, इसका मतलब आपको ab का क्या निकालना पड़ेगा, मॉडुलस। इसका मतलब ये हुआ परिमाण। तो -1 का स्क्वायर करेंगे, फिर 3 का स्क्वायर करेंगे, फिर 5 का स्क्वायर करेंगे। -1 का स्क्वायर 1 होता है, फिर 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9, और 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25, ठीक है। तो ये हो गया अंडर रूट में 35। तो ये ab मॉडुलस का आपके पास वैल्यू आ गया। इसी प्रकार आपको bc निकालना है, तो यहां लिखूंगा मैं bc वेक्टर, तो bc में पहले oc आएगा और इसमें से ob घटा। सिंपल बात ये है, अगर आपको bc वेक्टर निकालना है तो उसमें से c का पोजीशन वेक्टर है, उसमें से आपको b का पोजीशन वेक्टर घटाना पड़ेगा। अब oc वेक्टर की वैल्यू है आपके पास, वो है कितनी, i के -3j के और -5k के, फिर माइनस ob वेक्टर। ob वेक्टर की वैल्यू आपके पास है 2i के -j के, लेकिन माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस j के, और यहां लिखा हुआ है k के, तो प्लस है लेकिन ये माइनस का हो जाएगा। ये i देखिए प्लस का है, इसमें से 2i घटाने हैं तो -i बचेगा, फिर -3j है, ये प्लस का j है, तो इसमें से कितने बच गए, 2j। 5 माइनस का है, ये भी माइनस का है, तो फिर माइनस का कितना हो गया, 6k। अब ये bc वेक्टर आया है, लेकिन हमें दूरी से मतलब है, तो मैं दूरी निकालने के लिए इसका परिमाण निकालना पड़ेगा, और परिमाण निकालोगे तो ये आएगा -1 इसका स्क्वायर, -2 है इसका भी स्क्वायर, और -6 इसका भी स्क्वायर। अब ध्यान देना, -1 का स्क्वायर कितना हो गया, 1, 2 का स्क्वायर 4, 6 का स्क्वायर 36, तो ये हो गया अंडर रूट में 41। अंडर रूट में कितना हो गया, 41। ये आ गया bc वेक्टर का मॉडुलस। इसी प्रकार अगर मैं ca वेक्टर निकालूं तो इसका मतलब देखिए a बाद में लिखा हुआ है, तो यहां मैं लिखूंगा oa वेक्टर, और c पहले लिखा हुआ है तो ये बाद में आएगा oc वेक्टर। ये मैं समझा चुका हूं, अभी ये बात नहीं कि हमें रटना पड़ेगा, है ना, ये समझा चुका हूं कि ऐसा क्यों होता है, त्रिभुज नियम से बताइए, ठीक है। फिर oa वेक्टर, तो oa वेक्टर का वैल्यू अपने पास है, कितना है, 3i के प्लस 4j के, और माइनस नहीं है 4, ये जो j के था ये भी माइनस है, और -4k के। फिर -oc है, oc का वैल्यू हमारे पास i के, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3j के, और माइनस माइनस प्लस 5k के। ध्यान से देखना, 3i में से ये i घटेगा तो फिर 2i बचेगा, 4j है, ये प्लस का 3 है, तो यहाँ केवल -jk बचेगा, 4jk है और ये 5k है, तो ये 5 प्लस का है, तो यहाँ केवल k बचेगा। अब ये हमारे पास आ गया ca वेक्टर, लेकिन हमें ca वेक्टर से मतलब नहीं है, हमें परिमाण की जरूरत है, तो परिमाण निकाल लेंगे ना, 2 का स्क्वायर करेंगे, प्लस -1 का स्क्वायर और प्लस 1 का स्क्वायर, तो यहाँ से कितना आया, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, तो अंडर रूट में कितना आएगा, 6। अभी यहाँ देखेंगे, अब तो देखिए देखने से पता चल रहा है कि कौन सा कर्ण है भाई, अंडर रूट में 35 है, अंडर रूट में 41 है और अंडर रूट में 6 है, तो इनमें सबसे बड़ा कौन है, अंडर रूट में 41 है, तो ये कर्ण है। तो जो कर्ण होता है वो अलग रहता है ना, मैं लिखूंगा पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण जो स्क्वायर होता है उसका स्क्वायर करते हैं, तो ये आधार स्क्वायर और लंब स्क्वायर के योग के बराबर होता है। अगर मैं कर्ण सबसे बड़ी भुजा BC है तो
मैं लिखूंगा BC वेक्टर और इसका मॉडुलस इसका स्क्वायर। इस तरफ मैं लिखूंगा आधार, अगर इन दोनों में से किसी एक को मान लेते हैं तो मैं लिखूंगा AB वेक्टर और इसका जो मॉडुलस है उसका स्क्वायर। इसी प्रकार एक और बच गया ना, वो क्या हो जाएगा फिर AC, यहाँ A है, ठीक है, AC का मॉडुलस और इसका भी स्क्वायर। अब BC का मान हमने, हमारे पास कितना है, √41 है, तो √41 लिखूंगा मैं, ऊपर पावर कितनी है 2। AB का मान कितना है, √35 है, √35 इसका भी स्क्वायर, और AC का मान कितना है, √6 इसका भी स्क्वायर। तो यहाँ √41 तो अंडर रूट हट जाएगा ना, स्क्वायर करने से अंडर रूट हट जाएगा, तो कितना आएगा 41। इसमें भी अंडर रूट हटेगा तो कितना आएगा 35, इसमें अंडर रूट हटेगा कितना आएगा 6। तो यानी तो 41 और इस तरफ भी कितना आएगा 41। अगर बराबर आ गए तो अब मैं बोल सकता हूँ आता A, B तथा C समकोण त्रिभुज के शीर्ष, समकोण त्रिभुज के शीर्ष है, ठीक है, बराबर आ गया। इसका मतलब है पाइथागोरस प्रमेय आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, ये मैंने नंबर लगाया नहीं है, क्वेश्चन नंबर ये था साइड 16 है, क्वेश्चन नंबर कौन सा 16, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर ये 16 नहीं है, 17 है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है 17। तो बाकी बातें हम अब करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तब तक के लिए आप देखते रहिए RNTA स्कूल सरदार सर। धन्यवाद।